जय हिंद सीटेट एस्पिरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमएस आईक्यू स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए पिछले वर्षों में पूछे गए समान ज्ञान, सामान्य विज्ञान व ईवीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जीके, जीएस और ईवीएस के इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक एक प्रश्न आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये दोस्तों हमें बतानी है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे देश के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे मुंबई में, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे मुंबई में स्थित है आरबीआई का। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब दोस्तों बतानी है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1935 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इसी क्लास में पढ़ा कि हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आशा करते हैं आप लोग दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? ये दोस्तों बताने हैं प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो आप लोग याद रखेंगे अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, जो प्रकाश तरंग है ये किस प्रकार की तरंगे होती है? तो आप लोग याद रखेंगे अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ट्रेकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ट्रेकोमा रोग दोस्तों बताएं कि शरीर के किस अंग को इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे आंख को, यानी कि ऑप्शन ए। ट्रेकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे आंख को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? ये दोस्तों बताने कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे बेंगलुरु को, यानी कि ऑप्शन बी। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीन वेद है, आप सभी को पता होगा, बेसिक लेवल के प्रश्न है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है दोस्तों। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों बतानी है कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, इसमें मंडलों की कुल संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या, तो आप लोग याद रखेंगे 10, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग याद रखेंगे 10 है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किसने अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा था? ये दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि अपने आप को किसने क्या कहा था? ईश्वर का अभिशाप कहा था। तो आप लोग याद रखेंगे चंगेज खान, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, चंगेज खान ने अपने आप को क्या कहा था? ईश्वर का अभिशाप।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे, चंगेज खान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर हमें क्या करना है, विचार करना है। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये हमें क्या करना है, विचार करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला कथन क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। बिल्कुल ये कथन राइट है। अगला क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बिल्कुल दोस्तों, देखिए आप लोग याद रखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बैठक से ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। यह स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, गलत है, रॉन्ग है। कथन क्या है, गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो थे, लेकिन इन्हें पहली बैठक में नहीं बनाया गया था। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए अब अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं कि अगला स्टेटमेंट सही है या गलत है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। बिल्कुल किया था दोस्तों, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। तो हमारा 3 कथन क्या हो गया, सही हो गया। ए सही है, बी सही है और डी, ये तीनों कथन क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक के संबंध में बिल्कुल सही है, केवल सी को छोड़ करके। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4, यानी कि ए, बी और डी। कौन सा सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 4, ए, बी और डी, ये तीनों क्या है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, केवल सी को छोड़ दिया जाए तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अभिलेखागार वह स्थान है जहां, ये दोस्तों हमें बताने है कि अभिलेखागार किस स्थान को कहा जाता है। तो देखिए, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को इन्हीं स्थान पर रखा जाता है और क्या कहा जाता है, अभिलेखागार। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे, अभिलेखागार वह स्थान है जहां पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है। दोस्तों एक और कथन वाला प्रश्न आ गया है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है, राइट है। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को सम्मिलित करता है। बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, राइट है, करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट क्या है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बिल्कुल, लोहे में जंग लगना क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, यह कक्ष तापमान पर हो सकता है। कक्ष यानी कि कमरे के तापमान पर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यह कमरे के तापमान पर भी हो सकता है। ऑप्शन डी में क्या है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये जो दोस्तों स्टेटमेंट है, ये क्या है, गलत है, रॉन्ग है। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट क्या आया, बिल्कुल राइट, ए, बी और सी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, केवल डी को छोड़ के बाकी तीनों स्टेटमेंट ए, बी और सी क्या है, करेक्ट है। किसके संबंध में, लोहे में जंग लगने के संबंध में। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणियों का समूह है जिसमें सभी बाह्य निषेचन करते हैं। यानी कि
सभी बाहरी निषेचन करते हैं, वो कौन सा एक जीवों का समूह है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, मेंढक, मछली और तारामीन यानी कि स्टारफिश। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। ये तीनों जीव दोस्तों क्या है? ये बाह्य निषेचन करते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी वस्त्रालय के ट्रायल रूम में यदि आप दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में खड़े हो तब आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ये दोस्तों हमें बतानी है कि आप किसी वस्त्रालय के ट्रायल रूम में जाते हैं या किसी मॉल के ट्रायल रूम में आप सभी गए भी होंगे। उसमें आप क्या करते हैं? दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में खड़े हो जाते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो देखिए अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आए तो आप लोगों को सीधे अनंत क्या करना है? लगा देना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी वस्त्रालय के ट्रायल रूम में यदि आप दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में खड़े हैं तब आपके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो गिनती के नहीं बनेंगे, वो अनंत बनेंगे। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहां दिए थे? तो देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिए थे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो देखिए भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति। देखिए इससे संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि भारत के कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं, यानी कि कार्यभार कौन संभालते हैं? तो देखिए वो होते हैं प्रधानमंत्री। आप लोग इस दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति और कार्यकारी प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। आप लोग दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी के ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है क्या कहलाती है? दोस्तों उस प्रक्रिया का नाम हमें बताना है कि वो प्रक्रिया क्या है जो पृथ्वी के ऊपरी सतह के भागों को क्या करती है? खिसकाती है, उभारती है और निर्मित करती है। तो उसे पटल विरूपण कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो देखिए पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो मेंटल के नीचे का कोर है दोस्तों, ये लोहा से बना है। किससे बना है? लोहा से, आयरन से। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने अपनी ईवीएस कक्षा में साझा किया कि उसके रिश्तेदार हाउस बोट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हाउस बोट में। बताइए कि उसका गांव कहां स्थित हो सकता है। ये दोस्तों हमें बतानी है। एक छात्र पर्यावरण अध्ययन के क्लास में क्या कहता है? वो साझा करता है, एक बात शेयर करता है कि उसके जो रिलेटिव्स हैं वो हाउस बोट में रहते हैं। वो इतना कहता है। तो हमें अब बतानी है उसका गांव कहां हो सकता है, भारत के किस राज्य में उसका गांव हो सकता है। तो देखिए जब उसके रिश्तेदार अगर हाउस बोट में रहते हैं तो उसका गांव केरल में हो सकता है। कहां पर हो सकता है? केरल राज्य में। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, केरल। देखिए केरल का जो नाम है वो अब परिवर्तित हो चुका है, बदला जा चुका है। जो केरल राज्य का नया नाम है, नवीनतम नाम है दोस्तों, वो है केरलम। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। केरल राज्य का जो नवीनतम नाम है वो है केरलम। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि केरल में दोस्तों, केरलम में हाउस बोट पे लोग रहते हैं। आई होप आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ईवीएस कक्षा में प्राथमिक शिक्षिका खाद के महत्व पर चर्चा कर रही हैं। क्या कर रही हैं? खाद के महत्व पर चर्चा कर रही हैं। ऐसा एक वैध संकेत क्या है
जो वह छात्रों को सोचने के लिए प्रदान कर सकती हैं। ये हमें बतानी है कि एक वैध संकेत क्या हो सकता है जो छात्रों को सोचने के लिए प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, ये भी क्या है? ये भी एक संकेत है, ये भी एक वैध संकेत है छात्रों को सोचने के लिए। उसके बाद है खाद को डालना, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में क्या है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में कृमियों की भूमिका, यानी कि वर्म की रोल। तो ये तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये सभी। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका कक्षा 5 के छात्रों को स्कूल से बेकार कागजात इकट्ठा करने के लिए कहती हैं। क्या कहती हैं? कक्षा 5 के छात्रों को स्कूल से बेकार कागजात इकट्ठा करने के लिए कहती हैं और प्रदर्शित करती हैं कि उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। कागजात को इकट्ठा करने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि उनका उपयोग हमें कैसे करना है। तो अब बतानी है कि वह किस प्रकार की चर्चा करने की कोशिश कर रही हैं। तो देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, अपशिष्ट प्रबंधन कहने का मतलब है कि बेकार पड़ी चीज़ों से, जो बेकार है उसे हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कैसे हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं। वो कक्षा जो 5 की शिक्षिका हैं उनका यही कोशिश है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अपशिष्ट प्रबंधन। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ईवीएस कक्षा में एक बच्चे ने शिक्षिका से पूछा, क्या पूछा? कि जीवन क्या है। क्या पूछा दोस्तों? ईवीएस कक्षा में इन्वायरमेंटल स्टडीज के क्लास में एक बच्चा अपने टीचर से पूछता है कि मैम जीवन क्या है। तो शिक्षिका को उसके प्रश्नों का उत्तर कैसे देना चाहिए, ये हमें बतानी है कि उन टीचर को उस बच्चे का उत्तर कैसे देना है। वो बच्चा जो प्रश्न किया है कि जीवन क्या है, तो उनको उत्तर कैसे देना चाहिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि उत्तर नहीं देना चाहिए क्योंकि यह ईवीएस से संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। बच्चे को जिज्ञासा हमें बिल्कुल शांत करनी है। आप लोग क्लास किए होंगे तो पढ़े होंगे कि बच्चे की जिज्ञासा को बिल्कुल शांत करना है। उसे जीवन के बारे में अपना विचार बताना चाहिए। देखिए, ये भी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग चल सकता है, लेकिन हम लोग और भी आगे देखते हैं कि बिल्कुल कौन सा उत्तर इसके लिए सुटेबल रहेगा। अगला है, पूरी कक्षा के साथ खुली चर्चा करनी चाहिए। पूरी कक्षा के साथ खुली चर्चा करनी चाहिए। और डी में है, उन्हें बताना चाहिए कि उच्च कक्षाओं में सीख सकते हैं। देखिए, अब आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बाबू जब तुम अगले क्लास में जाओगे तो इसे सीख लेना, अगले क्लास में जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। नहीं, बच्चा आपसे अभी सवाल किया है तो उसको उसकी जिज्ञासा को शांत करना एक शिक्षक का क्या है? प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पूरी कक्षा के साथ खुली चर्चा करनी चाहिए। किस विषय पर? जीवन क्या है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पूरी कक्षा के साथ खुली चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति कक्षा को उबाऊ बनाती है? उबाऊ यानी कि बोरिंग बनाती है दोस्तों। ये हमें बतानी है कि इनमें से कौन सी शिक्षण पद्धति है जो क्लास को क्या करती है? बोर कर देती है। ये हमें बतानी है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा व्याख्यान विधि, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, जो व्याख्यान विधि है ये क्या करती है? ये कक्षा को उबाऊ बनाती है, बोरिंग बनाती है। बाकी तीनों, कहानी विधि, चर्चा विधि, परियोजना विधि, ये तीनों विधियां दोस्तों कक्षा में बच्चों को क्या करेगी? बिल्कुल एंटरटेन करके पढ़ाएंगी, उनका मन लगेगा ये तीनों विधि के माध्यम से। लेकिन जो व्याख्यान विधि है इसमें बच्चे क्या होंगे? उबेंगे, वो बोर होंगे। तो ऑप्शन से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा व्याख्यान विधि। ये शिक्षण पद्धति कक्षा को उबाऊ बनाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सहकर्मी शिक्षण किसमें अच्छी और प्रभावी प्रणाली या अधिगमकर्ता को व्यस्त करने की प्रक्रिया है? ये हमें बतानी है। सहकर्मी शिक्षण किसमें अच्छी और प्रभावी प्रणाली या अधिगमकर्ता को व्यस्त करने की क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो आप लोग याद रखेंगे सक्रिय वातावरण।
यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। सक्रिय वातावरण क्या है? यह अभिकर्ता को व्यस्त करने की एक प्रक्रिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से उन खनिज का नाम बताइए जो मानव में हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए क्या है, आवश्यक है, एसेंशियल है। ये हमें दोस्तों बतानी है कि वो दो खनिज कौन कौन से हैं जो हमारे शरीर में हड्डी और दांत के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों ऐसे खनिज हैं जो हमारे शरीर में हड्डी और दांत के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, आप लोगों को पहले से कितने का आंसर पता था। आप लोग अपना स्कोर भी हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।